हाय फ्रेंड्स, कहानी दिल से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कितनी अजीब बात है, ज़िंदगी में मेरी ये तमन्ना रही कि कोई मुझसे सीधी बात करे और मैं उसे सीधा और साफ जवाब दूं। लेकिन अब जब अनवर ने मुझसे दो टुक खुली बात की है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। सुबह से सोचों में पड़ी हूँ, सोच सोच कर हार गई, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। मेरी हालत उस परिंदे के जैसी है जो सालों तक रख रखाव के पिंजरे में आज़ादी की ख्वाहिश में तड़पता रहा हो, लेकिन जब पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाए तो खुद में उड़ने की ताकत ही नहीं बच पाती। असल में अनवर की सीधी बात सुनकर मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। कैसे ना उड़ता, सारी ज़िंदगी कभी सीधी बात सुनी ही नहीं थी। जवानी रास्ता ढूंढने की भूल भुलैया में बीत गई। हर बात सुनकर सोचती, पता नहीं इस बात का दूसरा रुख क्या होगा। हर बात मेरे लिए जादू का पिटारा होती। पहले खाली पिटारा दिखा दिया जाता, फिर जब बात खुलती तो उसमें फुर से कबूतर उड़कर बाहर आ जाता। खाली पिटारों से इतने कबूतर उड़कर बाहर निकलते देखे, इतने कबूतरों को समझने लगी कि अब अंदर कबूतर नहीं, पिटारा खाली हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि अनवर की बात में कोई फ़रेब नहीं, फिर भी मैं कबूतर के इंतज़ार में बैठी हूँ। कितनी बदनसीबी है। मेरी कहानी बड़ी आम सी है, केवल मेरी ही नहीं, खाते पीते हर परिवार की, हर जवान लड़की की। मेरा नाम सानिया है। मुझ में कोई खिंचाव नहीं, ना मैं खूबसूरत हूँ। मतलब ये कि मेरा छोटा सा मुंह है, ठुड्डी निकलते ही ख़त्म हो जाती है। आंखें अंडों की तरह गोल हैं, नाक छोटी, होठ लटका हुआ, रंग गोरा नहीं पक्का सांवला है। मगर अब खूबसूरती और खिंचाव का युग गया। इन बातों को कौन देखता है भला। कुदरती खूबसूरती के दिन खत्म हुए, अब तो खुद की बनाई खूबसूरती चलती है। अंग अंग में शरारत हो, बस मार लिया मैदान। और अगर बात में झिझक हो तो क्या ही बात है। जिस परिवार में मैं पली बढ़ी वो खाता पीता ही नहीं, बल्कि आराम ही आराम। बस झील में कमल उगे हुए थे, सजावट की कोई कमी नहीं थी। काम काज की मुसीबत से छुट्टी, नौकरों की एक टीम थी। बस एक ही रुकावट थी, रख रखाव की रुकावट। वो भी अकेले में नहीं, कोई आ जाता तो बंदिश ही बंदिश। भाई नए नए दौलतमंद जो बने थे, कोई आ जाता तो ऐसा कहो, ऐसे बैठो, ऐसे दिखो, ऐसे बात करो, खुद को पेश करो। चीनी की प्लेट में खुद को रखकर पेश करना अम्मी की खासियत थी। वो बातों की ऐसी जलेबियाँ तलती थी कि कोई हद ही नहीं थी। बिल्कुल ही हलवाइन थी। बातों का हार पिरोते हुए ऐसी कलियाँ टाँक जाती थी कि मैं ताज्जुब करने लगती। 2-1 मिनट खुद को संभालने में लगते। शायद अम्मी को अपनी जायदाद गिनवाने का शौक़ था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करे। ज़मींदारी की बात चल निकलती तो अम्मी फ़ौरन ही किसी बहुत दूर की जगह पर अपनी सैकड़ों बीघे की ज़मीन को गिनवा देती। कहने लगती, हाँ ज़मींदार की मुसीबतों की कोई हद नहीं। अपनी 500 बीघे ज़मीन जो खैरपुर के पास है, हमारे लिए सिर का दर्द बन गई है। कौन हर महीने इतनी दूर जाकर उसकी देखभाल करे। इंग्लैंड में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे नातियों की बात छिड़ जाती तो अम्मी फ़ौरन एक ऑयल इंजीनियर कज़न को जन्म दे देती, जिसे तेल की कंपनी ने हाथ जोड़कर अमेरिका में रोका हुआ है, इस डर से कि अगर कहीं वो अपने देश चला गया तो कंपनी ठप ना पड़ जाए। नहले पर दहला मारना अम्मी का मनपसंद काम है। लेकिन वो खाली जलेबियाँ ही नहीं तलती थी, इस बात का ध्यान भी रखती थी कि उनमें कड़ाका हो, ऐसा जैसे रेवड़ी में होता है। अब्बा का तरीका ज़रा अलग था। वो बढ़कर नहीं हाँकते थे, चाय दाँत के बारे में जताते नहीं थे। उनकी बात में एक अलग सी नरमी होती। मैं तो कुछ भी नहीं। वो इस जुमले को इस तरीके से कहते कि सुनने वाले को लगता कि जैसे वो ही सब कुछ हो, मगर अपनी स्वाभाविक नरमी के कारण अपने सब कुछ होने को दिखाने से बचा रहे थे। जायदाद की बात होती तो मुस्कुरा कर कहते, श्रीमान जायदाद तो कंधों पर पड़े वज़न की तरह है, जो आन पड़ा है वो नहीं उठाया जाता, और की ख्वाहिश कौन करे।
अम्मी और अब्बा दोनों एक ही प्रकार के हलवाई थे। जलेबियाँ तलने में ख़ास माहिर, बातों से धनी, असर छोड़ने में माहिर। अम्मी बात बढ़ा चढ़ाकर असर पैदा कर देती और अब्बा नरमी का पर्दा डालकर अपने बड़े होने का जादू जगाते। बचपन में जलेबियाँ तलने का ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि अपना ही कोई ख़ास तरीका अपनाऊं और लोगों के ध्यान को लूट कर ले जाऊं। लेकिन जल्द ही मैं जवान हो गई तो हलवाई की दुकान में एक नया रंग उभरा। वैसे तो घर में मुझे पूरी आज़ादी थी, लेकिन अगर मैं अपने किसी क्लास फेलो से बात करती तो अम्मी के कान खड़े हो जाते थे। फ़ौरन पूछती, किसका बेटा है वो? अब्बा क्या काम करते हैं? इस पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता। उस दिन जब अनवर नोट्स की कॉपी देने हमारे घर आया तो अम्मी पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़ गई। इस प्रकार उसे देखने लगी जैसे लैबोरेटरी में किसी सूजन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है। फिर उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। तेरे अब्बा क्या करते हैं? अफसर हैं या ज़मींदार? अनवर बेचारा परेशान हो गया। एक तो वो एक विधवा का बेटा था जो मेहनत मजदूरी कर कर उसे पढ़ा रही थी। अम्मी की बातों का वो क्या जवाब देता? इधर मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरी प्रार्थना पर नोट्स की कॉपी देने आया है, अम्मी उसके बारे में ब्यौरा क्यों ले रही हैं? जब वो चला गया तो अम्मी ने मुझे पास बिठाया और बोली, ऐसे लड़कों को मुँह न लगाया करो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, अम्मी वो तो मेरी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। आता रहे, अम्मी ने जवाब दिया। तुमने क्या मुकाबले का इम्तिहान देना है? उस समय तो बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर एक ऐसी घटना घटी कि सारा भांडा फूट गया। हुआ यूं कि हमारे साथ वाले बंगले में ग्रीन कॉटेज में एक नए किराएदार आ गए। किसी तेल की कंपनी में डायरेक्टर थे। उनके आते ही ग्रीन कॉटेज का हुलिया बदल गया। सारे घर में मोटा गलीचा बिछ गया। कमरों में, गैलरीज में, सीढ़ियों पर जगह जगह डेकोरेशन के पीसेस रख दिए गए। सिटिंग रूम की एक दीवार पर स्विट्ज़रलैंड वाला वॉलपेपर लगा दिया गया। ड्राइंग रूम में अलग अलग तरह के गमले रखे गए। घर में केवल 3 लोग थे, मिस्टर एन, उनकी पत्नी आमना और उनका एक बेटा। नए पड़ोसियों के आते ही जैसे हमारे घर में भी उथल पुथल सी मच गई। अम्मी अब्बा जो कभी इकट्ठे नहीं बैठते थे, कान से मुंह लगा लगा कर बातें करने लगे। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मैं तो हैरान ही रह गई। क्या वक्त की धारा उल्टी बहने लगी। समझ में नहीं आता कि वो कौन सी बात है जिस पर दोनों सैंडल्स एंड ग्लो बन बैठे हैं। कई बार मैं अचानक उनके सिर पर जा खड़ी हुई, मगर बेकार में मेरी आहट सुनकर वो चुप हो जाते और फिर बात बदल देते। सिर्फ यही नहीं, हमारे घर में कई और बदलाव भी हुए। नई सजावटें, नए कालीन, नए पर्दे। अम्मी तो जैसे आमना पर बिछ गई थी। हर वक्त आमना की बात, उसकी तारीफ, कितनी अच्छी और खुश मिजाज औरत है, जैसे उससे बढ़िया कोई हो ही ना। फिर अचानक वो आंटी बन गई। अम्मी ग्रीन कॉटेज के फेरे लगाने लगी। इतने रिश्ते बढ़ाए कि सारी झिझक ख़त्म हो गई। घर में कोई चीज़ आती, आंटी का हिस्सा अलग कर दिया जाता। अच्छी चीज़ पकती तो पहले आंटी को चखा दी जाती। हर महीने आंटी की दावत का इंतज़ाम किया जाता। ये तो अम्मी की आदत थी, वो जिस पर फ़िदा हो जाए उसे माथे पर लटका लें। जहाँ तक उनका सवाल था वो तो ठीक था। मुश्किल ये हुई कि उन्होंने बार बार मुझे भी आंटी के घर भेजना शुरू कर दिया। सानिया, ज़रा आंटी से ये पूछाओ। सानिया, आंटी को ये दे आओ। सानिया, ज़रा देखो तो आंटी फुर्सत में है या नहीं। सानिया, तू सुबह आंटी की तरफ नहीं गई? मैं हैरान हूँ कि मुझे बार बार आंटी के पास क्यों भेजा जा रहा है। बात समझ में नहीं आई। फिर उस दिन बिल्ली थैले से फुदक के बाहर निकल आई। उस दिन मैं और अम्मी दोनों बाहर बैठे हुए थे। अम्मी कुछ बुन रही थी, मैं पढ़ रही थी। ग्रीन कॉटेज में मोटर स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मैंने उधर देखा। आंटी और अंकल मोटर में कहीं बाहर जा रहे थे। कुछ देर बाद अम्मी ने सिर उठाया और बोली, सानिया, ज़रा आंटी से कंफर्म कराओ कि आज शाम फिल्म का प्रोग्राम तो है ना। मैंने हैरानी से अम्मी की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आंटी अंकल तो अभी अभी बाहर गए हैं ना। अच्छा, वो बोली, तो फिर क्या हुआ? उनका बेटा तो घर पे है ना, उससे कंफर्म कर लो। अचानक कढ़ाई में जलेबियाँ आवाज़ करने लगी। अच्छा, तो मुझे गुलाब जामुन बनाकर चीनी की प्लेट में रखकर उस लड़की की सेवा में पेश किया जा रहा है।
अचानक से मेरी आंखों से पर्दे हट गए। बिल्ली थैले से बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि कढ़ाई जलेबियों से भरी हुई है। सानिया, आंटी के घर इन्हीं कपड़ों में जाएगी क्या? अच्छा, वो नई शॉल ही ले लो। सानिया, तू ज़रा उस लड़के के पास बैठ, मैं अभी आई। बेटी, अगर पढ़ाई में कुछ मुश्किल हो ना तो उनके बेटे से जाके ज़रूर पूछ लेना, वो एमए है। तेरी आंटी कहती है हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता है। बीती हुई बातें एक एक करके सामने आ खड़ी हुई। अरे, तो क्या ये सब नए डेकोरेशंस, गलीचे, पर्दे सब मेरी ही वजह से बदले गए? ये सारा इंतज़ाम मुझे उस लड़के की झोली में डालने के लिए किया गया है। और फिर अम्मी अब्बा की कानाफूसी। उस दिन हलवाई मेरी आंखों के सामने बिल्कुल नंगे हो गए। अगर मैं खूबसूरत होती तो चुपके चुपके से गुलाब जामुन बनकर प्लेट में सज जाती। मुश्किल ये है कि मुझ में कुदरती खूबसूरती नहीं, बड़ी मुशक्क़त से मैंने खुद को खूबसूरत बनाया है। और जिसमें खुद कुछ करने की ताकत हो वो गुलाब जामुन नहीं बन सकता। वो झोली फैलाना नहीं जानता, वो अपने हाथ से तोड़कर खाना पसंद करता है। अगर मैं चाहती तो उस लड़के की क्या मजाल, ऐसा लश्कारा मारती कि सुध-बुध मर जाती उसकी। ऐसी जलेबी बनती जिसे देखकर ज़िंदगी भर मुंह से लार टपकती रहती। लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। भद्दा सा शरीर, अंदर धसी हुई आंखें, बिल्कुल बूढ़ा सा दिखाई देता था। उसे तो एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की चाहिए थी जो हर समय मुस्कुराती रहे। ये तो अच्छा ही हुआ कि कुछ ही दिनों में उस लड़के का राज खुल गया कि वो रोज़ी के घर आता जाता है। रोज़ी के घर को अम्मी अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें ये भी पता था कि वो वहाँ आता जाता है। रोज़ी की एक नहीं 4 जवान बेटियाँ थीं, तो चीनी की प्लेट में 4 गुलाब जामुन। फिर अचानक दृश्य बदला। बैठे बिठाए अब्बा को शिकार का शौक़ हो गया। उन्होंने एक बंदूक खरीद ली और चौधरी साहब के साथ शिकार पर जाने लगे। फिर ड्राइंग रूम में हिरन के सींग लटका दिए। एक ऊंचे स्टूल पर भूसा भर के एक बाज आ बैठा। नीचे गलीचे पर शेर की खाल बिछ गई। मैं तो हैरान हो गई कि ये हो क्या रहा है। रसोई घर की तरफ आंख उठाकर देखती हूँ तो चूल्हे पर इतनी बड़ी हांडी पड़ी है, कोने में दही बिलोने की चाटी रखी है और अम्मी नौकर के साथ भैंस खरीदने की योजना बना रही है। फिर इस बदलाव का राज खुलकर सामने आ गया। चौधरी साहब और चौधराइन हमारे घर पर खाने के लिए आ रहे हैं। मेज़ पर तरह तरह का भोजन रखा गया। खाने के बाद अम्मी ने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी और कड़छा चलाने लगी। अम्मी पहले तो जगह जगह ही अपनी नज़रों को गाड़ती रही, फिर बात मुझ पर आकर रुक गई। सानिया इतनी अच्छी है कि कोई हद ही नहीं। रसोई घर तो बस सानिया की मर्ज़ी पर चलता है। ज़मींदारी का हिसाब किताब तो बस सानिया ही जाने। जब सानिया चाटी को हाथ लगाती है तो मक्खन अपने आप ही पेड़ा बन के ऊपर आने लग जाता है। ओह, तो ये बात है। सानिया को मक्खन का पेड़ा बनाकर चीनी की प्लेट में रखकर चौधराइन को सौगात पेश की जा रही है। लेकिन किसके लिए, ये राज भी जल्द ही खुल गया। एक दिन चौधरी का बेटा अली अहमद मूछें लटकाए सामने आ बैठा और अम्मी उसके सामने बैठकर सानिया की रट लगाने लगी। अली अहमद तो बिल्कुल ही पेंडू था। अम्मी की हर बात पर खुलकर थोड़ा सा कहकहा लगाता। वो अम्मी की हर बात पर खुलकर थोड़ा सा कहकहा लगाता और फिर सिर खुजाने लगता। मेरा भविष्य कड़छा और कढ़ाई के ज़ोर पर ही बनेगा। शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली, कुछ ज़्यादा ही। अब्बा पर इंक्वायरी बिठा दी गई और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई। वो इस दुख को सहन नहीं कर सके, इसलिए हार्ट अटैक का शिकार हो गए। अम्मी बेचारी 4 ही दिन में मुरझाकर सी रह गई। सारी चमक दमक उड़ गई। नीचे से एक खसूट बुढ़िया निकल आई। ना वो कढ़ाई, ना वो कड़छा, ना जलेबियाँ। अम्मी को सहारा देने के लिए मैंने ऑफिस में एक नौकरी कर ली। मैं भला नौकरी के लिए कहाँ मारी मारी फिरती। वो तो इत्तेफाक से अनवर मिल गया। कहने लगा हमारे दफ्तर में एक जगह खाली है, अगर चाहो तो आकर ज्वाइन कर लो। यूँ घर बैठे बेकार ही बोर हो रही हो। हमारी हालत वो जानता था और इसी तरह मुझे नौकरी मिल गई। 4 साल निकल गए। शुरुआत में दफ्तर में मुश्किलें भी हुई। कुछ लोगों ने समझा अकेली लड़की है, चलो किस्मत आजमाई जाए। कुछ ने आगे बढ़कर जलेबियाँ तलनी भी शुरू की। कुछ ने फुलझड़ियाँ जलाई। कुछ ने कबूतर की तरह आंखें बना बना कर देखना शुरू किया। कुछ ने गुलाब जामुन की उम्मीद पर राल भी टपकाई।
फिर बात उनकी समझ में आ गई। इधर वक्त बिताने वाली बात नहीं चलेगी, इसलिए सब ठीक ठीक हो गए। अनवर दूर से ही देखता रहा, ना शोर किया और ना रिश्तों को ठंडा ही होने दिया। इस तरह जैसे मैं लड़की थी ही नहीं, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे देख नहीं रहा, बल्कि नज़रों से तोल भी रहा है। कल शाम की बात है। अनवर मेरे पास आया और बोला, सानिया, क्या फ्री हो? मैंने पूछा, क्यों? तो इस पे उसने कहा, ज़रा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे एक काम है। वो इतना संजीदा था कि कुछ और पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दफ्तर के पीछे वाले हिस्से में जाकर वो रुक गया। मैं हैरान, यहाँ क्या काम हो सकता है भला? उसने कहा, बैठ जाओ। मैं पत्थर की बेंच पर बैठ गई। वो आंखें झुकाए मेरे सामने खड़ा रहा। देर तक वो चुप रहा, इस तरह जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो। आखिर में वो बोला, देखो सानिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, बस एक पुराना घर है और एक बूढ़ी माँ है। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि कामकाज करने के लायक नहीं। वो रुक गया, देर तक रुका रहा, फिर बड़ी मुश्किल से बोला, सानिया, तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैं तो हैरत में पड़ गई। मेरे आसपास अंधेरा छा गया। फिर उस अंधेरे में से अनवर की आवाज़ आई, सोच लो सानिया, सोच लो। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर खामोशी छा गई। फिर उस अंधेरे में एक दिया उभरता उभरता चला गया। मुझे पता नहीं मैं वहाँ कितनी और देर बैठी रही। मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि अनवर मुझे शादी के लिए पूछ के गया है। कल से मैं डोर के गुच्छे की तरह उलझी बैठी हूँ, क्योंकि कोई सिरा हाथ ही नहीं लगता। ज़िंदगी भर की मेरी तमन्ना रही कि मुझे चीनी की प्लेट में रखा हुआ गुलाब जामुन ना समझा जाए, लेकिन अब अनवर की बात सुनने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो धीमी सी रोशनी वाला दिया। क्या अम्मी से बात करूं? वो तो करनी ही पड़ेगी। अम्मी बेचारी का क्या है, वो अम्मी तो अब वो अम्मी रही नहीं, न ताज रहा न तख्त। बेचारी दिन भर धूप में खाट पर बैठी रहती है, किसी बात के बीच में नहीं आती। मुंह पर इस तरह की झुर्रियाँ पड़ गई हैं जैसे कोई बिलोरी गुलदान टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन टुकड़े अलग ना हो, चिमटे रहें और ऐसे लगे कि हाथ लगाया तो गिर के ढेर हो जाएंगे। मैं उठकर अम्मी के पास जाती हूँ। अम्मी, अम्मी। अम्मी चौंकती है, मेरी तरफ देखती है। अम्मी, हमारे दफ्तर का एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अम्मी ये सुनकर बिल्कुल ही परेशान हो जाती है। अम्मी हैरानी से मेरी तरफ देखती है। अम्मी, उसके अब्बा मर चुके हैं, माँ बहुत बूढ़ी है, आ नहीं सकती, इसलिए वो लड़का खुद ही आएगा। अचानक अम्मी की आंखों में चमक लहराती है। अच्छा। मैं कोशिश करती हूँ कि शर्माऊँ नहीं। अम्मी, वो लड़का पैगाम देना चाहता है। अम्मी का सारा चेहरा चमक उठता है, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं, गर्दन खटक से उभरती है और वो इस प्रकार उठकर बैठ जाती हैं जैसे 4 बरस पहले की अम्मी हो। कौन है वो? मेरे पास आकर धीरे से पूछती हैं, कितनी ज़मीन है उसके पास? मैं हैरान रह जाती हूँ। नहीं अम्मी, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो क्या कोई बड़ा अफसर है? उन्होंने फिर अगला सवाल किया। अब मैं क्या जवाब दूँ? अफसर नहीं है तो क्या व्यापार है, कारखानेदार है? मैं यूं ही खड़ी खड़ी सी रह जाती हूँ जैसे पत्थर की बन गई हूँ। मुझे चुप देखकर अम्मी कहती, उसे कहना कल किसी समय मुझसे मिल ले, मैं कर लूँगी उससे बात। जब मैंने अम्मी से बात की तो उनकी काया पलट हो गई। मैं बैठी सोच रही हूँ, वह अपनी पुरानी जंग लगी कढ़ाई और करछा साफ कर रही हैं। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि चूल्हे तले आग नहीं, कढ़ाई में तेल नहीं।
वह यूँ बैठी हैं जैसे जलेबी तलने का रियाज़ कर रही हों। उन्हें देखकर मेरे आसपास अंधेरा और बढ़ जाता है और बढ़ता ही जाता है। और वो दिया, मुझे उस दिए पर रहम आ जाता है और मैं खुद फूंक मारकर उसे बुझा देती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वी रियली थैंक यू फॉर योर टाइम।